बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, रिटन बाय ब्लूमैन, और इसका 7th एडिशन है और इसका पेज नंबर है 442 और प्रॉब्लम नंबर 5 है। होम ओनरशिप। A recent survey found that 68.6% of the population owns their home. In a random sample of 150 households, 92 responded that they own their homes. At alpha is equal to 0.01 level of significance, does that suggest a difference from the national proportion? तो जो national proportion है वो क्या है? A recent survey found that 68.6% of the population own their homes. तो ये है नेशनल प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर वो कहता है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस, तो हम यहाँ पे अपना हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेंगे। तो यहाँ उसने कहा इज़ देयर एनी डिफरेंस, तो डिफरेंस कब होता है? जब P आपका इस नेशनल एवरेज से डिफरेंट होगा 0.686। तो ये हमारा H1 दिया हुआ है, इसलिए हम अपना नल हाइपोथेसिस भी बना लेंगे और वो क्या है? P इज़ इक्वल टू 0.686। ये हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फार्मूलेट हो गया। सेकंड स्टेप में जाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ 0.01, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम अपना जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लगेगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको मैं पहले एस्टिमेशन की वीडियोस में बता चुका हूँ कि देखें, आपके ये टेबल बना कर दिया था, ये करैक्टरिस्टिक्स है। देखें ये प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पैरामीटर P है और एस्टिमेटर यहाँ पर P हैट है और स्टैंडर्ड एरर इसका PQ/N स्क्वायर रूट है और यहाँ पे Z का टेबल लगेगा। तो हम अपना ये देखें, एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये मेरा Z का फार्मूला बन जाता है यहाँ पर थर्ड स्टेप में। तो इसलिए मैं यहाँ पे Z इज़ इक्वल टू एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, ये PQ/N अंडर रूट। ये कैपिटल PQ भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में एस्टिमेशन में यहाँ पर P हैट Q हैट लगाते होते हैं, लेकिन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन होती है जो आपकी हाइपोथेसिस में दी होती है, उस P और उसका Q फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वेयर Q जो है वो किसके इक्वल है? 1 - P के इक्वल है। ये वाला P है, ये P हैट नहीं है, सैंपल वाला P हैट नहीं है, पॉपुलेशन वाला है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन फार्मूलेट कर लेते हैं। ये फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन जब हम बनाएंगे तो उसमें हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मेंशन करते होते हैं, जहां पे उसने लिखा है P इज़ नॉट इक्वल टू 0.686। और जब ये होगा तो हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पर 0.01 है, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.005 बन जाता है। इसके बाद हम इसको अपना जो डायग्राम जो है वो बनाते हैं और इस डायग्राम में ये देखें, ये डायग्राम बन गई। इसमें यहाँ पर आपने लिखना है अल्फा बाई 2 0.005 और इस तरफ भी हमने लगाना है 0.005, ये अल्फा बाई 2 है। और इसको हमने टेबल में देखना है, Z के टेबल में जाएंगे, वहाँ पर ये 0.005 पे हम अपनी Z की वैल्यू देखेंगे कि वो कितनी आ रही है। तो हम चले जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया है, तो ये हम यहाँ पर 005 देखेंगे, यहाँ आ रहा है 0054, 005 और ये 0049। तो सबसे करीब तरीन ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई भी ली जा सकती है। तो यहाँ पर इस तरफ आप आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है -2.5 और यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, या 7 भी ले सकते हैं, -2.57 या -2.58। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू ले लें, ये -2.58 और इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा ये राइट साइड आ जाती है,
तो ये आ जाता है प्लस के साथ 2.58। अब जो क्रिटिकल रीजन बना है वो क्रिटिकल रीजन ये इस वैल्यू से इस तरफ अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है तो आपका रिजेक्शन रीजन बन जाएगा, या इस तरफ आती है तो भी ये क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन बन जाता है। तो इसलिए आप की जो क्रिटिकल रीजन बना दैट इज Z कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.58 और Z कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन -2.58। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आप अगर इनको दोनों तरह से नहीं लिख सकते हैं, टू साइडेड नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसकी एब्सलूट वैल्यू ले लेंगे। ये जो Z कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू ये आप निकालेंगे फिफ्थ स्टेप में, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसको एब्सलूट में ले लें और आपने यहाँ पर इसको एब्सलूट में इसको लिखना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.58 इस तरह से। तो यूँ भी आप लिख सकते हैं कि Z कैलकुलेटेड वैल्यू विद एब्सलूट इज़ ग्रेटर देन 2.58 और आपने हमेशा फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है। तो इस तरह से करके ये आपका क्रिटिकल रीजन बन गया है। और इसके बाद आपने फिफ्थ स्टेप में आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आपने लेना है n आपके पास कितना आ रहा है 150, x आपके पास कितना है 92 आ रहा है। यहाँ पर देखें ये 92 है और n आपके पास 150 का सर्वे किया है और 92 रिस्पॉन्ड दैट दे ओन देयर होम। और इस तरह से आपका जो P हैट बना वो क्या बनेगा 92 ओवर 150, x ओवर n होता है तो 150 कर लेंगे। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें 92 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल करेंगे तो ये आता है 0.61 आ जाता है। तो इस तरह से अब आपका Z बन जाएगा। Z जो कैलकुलेटेड वैल्यू आप निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो P हैट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 0.61 माइनस जो वैल्यू गिवन है वो है 0.686 और इसके बाद आपने यहाँ पर P लिखना है 0.686 और उसके बाद इसके साथ Q जो आएगा वो 1 माइनस 0.686 करेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे किस पे 150 पे और इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। तो इस तरह से Z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ये Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये देखें इसको करना है ये ब्रैकेट लगाया 0.61 माइनस 0.686 ब्रैकेट को करें क्लोज। इसको डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और उसमें 0.686 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस 0.686। ये ब्रैकेट क्लोज किया है Q के लिए और ये ब्रैकेट क्लोज किया है नेक्स्ट के लिए। तो ये इस तरह से आ जाएगा डिनोमिनेटर और बल्कि इसको एक दफ़ा यहाँ पे डेल कर दें और इसको डिवाइड भी करना है किससे 150 के साथ। 150 से डिवाइड करके फिर आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब इसको इक्वल कर देंगे तो -2.01 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -2.01 आ रहा है। तो अब आप ये देखें Z की कैलकुलेटेड वैल्यू ये -2.01 है और इसकी अगर हम एब्सलूट वैल्यू ले लें, पहले हम इसको इसी तरह से देखते हैं -2.01 को, तो -2.01 जो है वो यहाँ पर फॉल कर रही है इस जगह पर -2.01। तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं किया, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। और अगर आप इसकी एब्सलूट वैल्यूज़ को साथ करना चाहते हैं तो आप इसको एब्सलूट ले लें इसकी वैल्यू, तो ये आ जाती है 2.01 और आप यहाँ से इस वैल्यू को देखें 2.58 है विच इज़ ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो सो वी
आर अनएबल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो छठा स्टेप हमारा जो कंक्लूजन बना, वी आर अनएबल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो ये हमारा कंक्लूजन बन जाता है। इसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर पी वैल्यू के ज़रिए जो है वो करना चाहते हैं, तो पी वैल्यू के ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो चले मैं इसको पी वैल्यू के ज़रिए भी करवा देता हूँ। अब यूजिंग पी वैल्यू मेथड, अब पी वैल्यू मेथड के ज़रिए जब आप z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, z इज इक्वल टू -2.01 आ गई। आप इसको जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कितनी आती है। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें -2.01 है, तो इससे बिलो जो है ये कितना एरिया जो है ना वो फॉल करता है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, पी वैल्यू पहले आप सिर्फ पी निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसकी ये 2 साइडेड टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे और पॉजिटिव साइड पे भी देखेंगे। जब आप पी वैल्यू निकालेंगे तो इसको दोनों तरफ देखना है। यहाँ से पता चलेगा कि ये देखें H1 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0.686। तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे पहले इसकी P फाइंड आउट करनी है, विच इज़ प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इज़ लेस देन -2.01। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देख सकते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यहाँ से आ जाता है। ये देखें -2.0 और इसको 1 में देख लें तो ये 0.0222 आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे वापस जाके लिख लेना है। तो ये मेरा P आ गया है 0.0222। इसको की अब P वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसको आप 2P से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 0.0222, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0444 हो जाएगा। तो ये देखें ये 0.0444 आ रहा है और आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 0.01 एज P वैल्यू ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ 0.01। सो वी आर unable to reject H नॉट। तो यहाँ पर ये आपका डिसीजन हो जाएगा। तो P वैल्यू के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और सिंपल जो जनरल मेथड है उसके ज़रिए भी आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर लेते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है और इस तरह से आप बाकी प्रॉब्लम्स भी अपने सॉल्व कर सकते हैं।